बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि दूसरे वज़ीर आज़म हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बाद, जो कि NRO अमल दरामद केस में तलब कर लिए गए हैं 27 अगस्त को। लग ऐसे रहा है कि वज़ीर आज़म का जाना ठहर गया है, सुबह गए या शाम गए, लेकिन बहरहाल एक और वज़ीर आज़म शायद इस कुर्बानी की भेंट चढ़ेंगे जिसको कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि आइन के हवाले से वो अमल दरामद नहीं कर सकते। इसी तरह से कल आज जो मुख्तलिफ जो कार्रवाई हुई उसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय दे रहे हैं, और इससे पहले ये भी बता दें आपको कि रिव्यू पिटीशन भी डाल दी गई है 12 जुलाई के फैसले के हवाले से, जिसमें कि ये कहा गया था कि कोई दरमियानी राह निकाली जाए, और साथ में ये कहा गया था कि NRO के हवाले से अमल दरामद जो है हुकूमत पाकिस्तान वो नहीं कर सकती। हुकूमत का ये मौक़िफ़ था, लेकिन उसके ऊपर भी रिव्यू पिटीशन 12 जुलाई के फैसले के हवाले से भी दे दी गई है। इसी तरह तौहीन अदालत के हवाले से भी रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी गई है। जो मुख्तलिफ आरा आ रही हैं, पहली बार खुल के अदलिया के ऊपर तनकीद भी इस केस के रेफरेंस में हो रही है कि जब एक वज़ीर आज़म चला गया तो दूसरे वज़ीर आज़म के हवाले से गुफ्तगू करना शुरू कर दी गई है कि उनको कैसे घर भेजा जाए। कल अब एतजाज़ एहसन ने, जो कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रहे हैं, उन्होंने कल एक BBC के साथ बातचीत की और ये कहा कि अदलिया आज़ाद है, बल्कि कई जगहों पर आइन से भी आज़ाद है। जब आइन में वाज़े तौर पर दर्ज है कि सदर मुमलिकत पर मुकदमा नहीं चल सकता, तो सुप्रीम कोर्ट किस तरह किसी दूसरे मुल्क में अपने सदर पर मुकदमा चलाने का हुक्म दे सकती है, ये एतजाज़ एहसन साहब का कहना था। इसी तरह आज सुप्रीम कोर्ट बार की साबिक सदर मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा ने भी ये कहा कि एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या जल्दी है, और ऐसे लगता है कि अदलिया जो है वो किसी मंसूबे का हिस्सा बन रही है। आसमा जहांगीर साहिबा ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा वो सुनते हैं, और उसके बाद अपने शुरका के साथ बात करते हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। माजरत के साथ जो लोग और जो वकील सोच रखते हैं, सियासी सोच, हम सोचने पे मजबूर हैं कि ये जो जल्दी है ये किसी एक प्लानिंग का हिस्सा है, और वो प्लानिंग कभी भी जब जुडिशरी करती है या जुडिशरी प्लानिंग का हिस्सा हो तो मुल्क में हमेशा नुकसान होता है। मैं ये वार्न करती हूँ कि ये इंस्टीट्यूशन आज हम तो इसके लिए लड़ेंगे, मगर इसके अंदर बैठने वाले जो हैं वो खुद इसको अंडरमाइन कर रहे हैं, और इस इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन करने का मतलब है जमहूरियत नहीं चलेगी। अदलिया किस मंसूबे का हिस्सा है और आसमा जहांगीर ने ये इल्ज़ाम क्यों लगा दिया? उन्होंने ये भी कहा कि अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है और इससे जमहूरियत कमज़ोर होगी। ये वो सारे सवालात हैं जो कि आज के इस प्रोग्राम में हम उठाएंगे। क्या वाकई इस तरह की जो कोशिशें वो की जा रही हैं, ये शख्सियात की अना की जंग है, इदारों के इख्तियारात की जंग है, या कुछ और है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रही है मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा, जो कि डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं। खुरम दस्तगीर खान साहब गुजरांवाला से में ज्वाइन करें, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, और सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब शफकत महमूद साहब लाहौर से हमारे बहुत मोहतरम हमें ज्वाइन करेंगे। जैसे सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब भी हमें कराची से ज्वाइन करेंगे, जिनसे कि इस मामले के ऊपर हम उनकी माहिराना राय जो है वो भी पूछेंगे। मैं सबसे पहले जैसा आपकी तरफ आती हूँ, ये क्यों इस तरह की तासुरात दिए जा रहे हैं? पहले तो ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म का जाना क्या ठहर गया है, और क्या जो शोकॉज आज इशू किया है अगली पेशी पे उनको बरतरफ या नाअहल करार दिया जा सकता है तौहीन अदालत के अंदर? क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जो उनको नोटिस दिया गया है वो तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया है, और अगली तारीख को गालिबन चार्ज फ्रेम होगा। चार्ज फ्रेम होने के बाद उनको मौका दिया जाएगा कि अगर वो कुछ अपनी सफाई में कहना चाहें तो कह सकते हैं, उसके लिए मज़ीद उनको वक्त दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतनी जल्दी तो ये ख़त्म नहीं होगा, इसमें कोई हेस्ट नहीं है। ये जो जैसे आपने देखा था पिछले वज़ीर आज़म के खिलाफ जिस तरह से ये प्रोसीडिंग चली थी, बिल्कुल उसी तरह चलेगी। और लेकिन जैसा ये जो मुख्तलिफ आवाज़ें उभरना शुरू हो गई हैं, खास करके आज जो आसमा जहांगीर साहिबा ने कहा है कि अदलिया किसी मंसूबे का हिस्सा दिखाई देती है और बड़ी हेस्ट में है कि वज़ीर आज़म को घर भेजे, तो ये आवाज़ें क्या हैं और क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हेस्ट में कहाँ से है ये आपको मालूम है। ये NRO का ऑर्डर जो था वो नवंबर 2007 में पास हुआ था, तो आप उससे लगा लें कितनी हेस्ट है 2007 से लगा लें, आज कितने साल हो गए? इतने साल के अंदर साढ़े तीन साल हो गए, तो बल्कि उससे भी ज़्यादा अरसा गुजर गया। और मैं समझता ही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने
पूरा मौका दिया साबिक़ वज़ीर आज़म को अपने दिफा का, और जितनी दफ़ा उन्होंने टाइम मांगा, उनके वकील ने टाइम मांगा, यहाँ तक कि उनके वकील ने एक दफ़ा कहा कि मैं बीमार हो गया हूँ, तो हालांकि वो घूम फिर रहे थे, उनको फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दे दिया था। तो ये कहना कि कोई जल्दी में है सुप्रीम कोर्ट या कोई हेस्ट कर रही है, मैं समझता हूँ ये मुनासिब बात नहीं है। ना इसका कोई सबूत है, ना इसके कोई दलील है कि वो सुप्रीम कोर्ट हेस्ट कर रही है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी सुप्रीम कोर्ट ने तो बेइंतहा अकोमोडेट किया इन लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जब भी मांगा इन्होंने इनको दिया। देखिए ये ऑर्डर पास हुआ था 2007 में एनआरओ का, उसके बाद इसकी रिव्यू पिटीशन फाइल जो 1 साल तक चलती रही। 1 साल में जब वो ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर ये इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसीडिंग शुरू हुई, और इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीडिंग के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक इम्प्लीमेंटेशन ट्रिब्यूनल बना दिया, बल्कि एक बेंच बना दी जिसने उनको 5 ऑप्शंस या 6 ऑप्शन दे दिए थे कि इसमें से कोई एक ऑप्शन को अडॉप्ट कर लें। तो ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट कोई जल्दी कर रहा है, या मेरे ख्याल से ये तासुर सही नहीं है। अच्छा, जैसा मैंने अभी आपसे ये पूछना है, लेकिन मैं बाकी मेहमानों को भी डिस्कशन में इन्वॉल्व करूं। एक सवाल मेरा आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे प्रोसीजर को और कितना वक्त लग सकता है? ये सितंबर के अंदर ये मामला होगा, वज़ीर आज़म जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये प्लीज़ मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन मैं जल्दी से इसके ऊपर शफकत महमूद साहब को भी डिस्कशन में शामिल करती हूँ। शफकत साहब, आपको क्या लगता है कि आज जो आसमा साहिबा की तरफ से बात आई है, जो एतजाज़ साहब ने कहा है, और जो कि लीगल कम्युनिटी के अंदर बात हो रही है, क्यों इतनी आवाज़ें उभर रही हैं अदलिया के खिलाफ, और क्या अदलिया भी कंट्रोवर्शियल हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता? जितनी भी आवाज़ें उठ रही हैं वो पीपल्स पार्टी और उनके हमायतियों की तरफ से उठ रही हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि ये कहा जाता है, और शायद आसमा साहबा ने भी ये कहा कि जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने की साजिश की जा रही है, या कुछ और एजेंडा या प्रोग्राम है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा तो क्या जमहूरियत चल सकती है? मुझे आपसे एक चीज़ बताएं कि क्या तखसीस कौन करेगा किसी भी जमहूरी माशरे में कि सच क्या है और झूठ क्या है, आइन क्या है और आइन क्या नहीं है, या आखिरी फैसला कहाँ पे होगा? वो सुप्रीम कोर्ट में होगा। इससे बड़ा अदालत तो किसी भी जमहूरी माशरे में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी, या कई मुल्कों में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होता है, उससे बड़ी तो कोई अदालत नहीं होती। तो जब ये फैसला आ गया, एनआरओ का फैसला आ गया, कई साल लगे, जैसे सिद्दीकी साहब ने फरमाया, कई साल लगे हैं, मेरा ख्याल है कोई 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं, और अब इस पे अमल दरामद रहा। तो ये जल्दी और ये हैरानगी और इस किस्म की बातें करना, मेरा ख्याल है कि जो लोग बहुत गौर से जमहूरियत को देखते हैं उनको अपने जहन में ये रखना चाहिए। लेकिन शफकत साहब, इससे जमहूरियत मजबूत तो नहीं हो रही ना जी? इससे अगर एक वजीर आजम गया, दूसरा भी चला जाएगा, यहाँ पर नजरिए ज़रूरत तो बहुत आता रहा। और ये सवाल मैं बार बार पूछती हूँ कि जमहूरियत के लिए भी तो नजरिए ज़रूरत आ सकता है। ये खत लिखने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या एक खत के पीछे जो है वो वजीर आजम यूं ही घर चले जाते रहेंगे और जो सिस्टम है वो एट स्टेक रहेगा? नहीं आसमा, देखें, पहली तो बात है कि जल्दी नहीं है। 3 साल साढ़े 3 साल गुजर गए हैं, जल्दी नहीं है। दूसरी मुझे बात ये बताएं आप कि अगर एक वज़ीर आज़म या शफकत महमूद या आसमा शिराजी अगर सुप्रीम कोर्ट पे या अदालतों के फैसले पे अमल दरामद नहीं करती तो क्या अदलिया खामोश हो जाए, कुछ ना करे? क्योंकि अगर अदलिया खामोश हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि जमहूरी अदारे जो हैं वो मफलूज हो गए। एक बहुत बड़ा अदारा है जमहूरियत का सुप्रीम कोर्ट, और अगर वो खामोश हो जाए इसका मतलब है कि हर आदमी फिर ये कहेगा कि जी ये फैसला मुझे मंजूर है और ये फैसला मुझे मंजूर नहीं है। जो फैसला मैं मंजूर करता हूँ तो वो मैं उस पर अमल दरामद कर दूंगा, जिसको मैं मंजूर नहीं करता उस पर अमल दरामद नहीं करूँगा। अब उसमें एक वज़ीर आज़म हो या दूसरा वज़ीर आज़म हो, असल जो बुनियादी नुक्ता है वो तो तब्दील नहीं हुआ। बुनियादी तो नुक्ता तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए, और जो अमल दरामद नहीं करेगा उसको उसकी सजा भुगतनी नहीं पड़ेगी। अच्छा, मैं ये दूसरी खुरम दस्तगीर खान साहब आपसे पूछती हूँ। ज़ाहिर है आपकी पार्टी भी मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर पार्टी है मुख्तलिफ के अंदर, और बड़ी अच्छी बात है, करप्शन को लोगों ने एक्सपोज करने की कोशिश की है, उसमें सियासी जमातों की भी है। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि इस वक्त इदारों को मजबूत करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा? और जाहिर है कि सियासी जमातें शायद अदलिया का कंधा इस्तेमाल कर रही हैं। अगर वो अपने तौर पे कुछ करें तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, जमहूरियत के लिए बेहतर होगा, क्या ऐसा नहीं है? आसमा, मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से गुजारिश है, ये जो अवाम को मिसगाइड किया जा रहा है और अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए
हुकूमत नई नई कानूनी और आईनी तावीलें घड़ रही है, इससे पाकिस्तान में जमहूरियत का नुकसान हो रहा है। ये बात वजाहत से हमें मालूम हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान में जमहूरियत आईन पाकिस्तान के तहत काम करती है और वो जमहूरियत कानून और आईन के ताबे है। अब वो चाहे एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो मुकर्रर है, उन्होंने उस आईन के फ्रेमवर्क में रहकर जो अपने फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करने। अब अगर एक एग्जीक्यूटिव बजिद है कि उन्होंने एक शख्स को बचाने के लिए अदलिया की हुक्म अदूली करनी है, मैं अपने कॉलीग की थोड़ी सी दुरुस्तगी कर दूं कि 16 दिसंबर 2009 को ये एनआरओ का फैसला आया था और उसके बाद फिर अब तक 950 दिन हो चुके हैं। तो उजलत तो कहीं से भी नहीं है, 1000 दिन होने को आ रहे हैं। अगर अदलिया को इतनी उजलत थी जमहूरियत की खिलाफ एक्शन करने की तो शायद ये 950 दिन तक मामला ना पहुंचता। या 116 दिन जो यूसुफ रज़ा गिलानी की जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग थी वो चली, पूरी आर्गुमेंट, सारा मामला ये है कि जो भी बात करनी है, और अब क्योंकि इस मुल्क में जुडिशियल रिव्यू है और उसके तहत इट इज दी ड्यूटी एंड द प्रोविंस ऑफ द जुडिशरी टू से व्हाट द लॉ इज। उन्होंने ही उसको इंटरप्रेट करना है। लिहाजा हुकूमत जो है अपने जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसको लेकर आए, लेकिन दरअसल जो हट धर्मी है, जो पर्सनलाइजेशन है, वो सरासर पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव की तरफ से है जिसने जमहूरियत को दांव पर लगाया। ये क्या मैं मुख्तसर आपसे जान के आगे बढ़ूंगी खुर्रम साहब कि क्या आपको लगता है कि कोई पार्लियामान नाम की या एग्जीक्यूटिव की कोई ताकत रह गई है या रह रही है, क्योंकि चैलेंज हो रही है और ये डिबेट अब ओपनली की जा रही है पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर कि शायद पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव वो अपनी परफॉर्मेंस, जाहिर है एक तो गवर्नेंस के भी इश्यूज बहुत से, लेकिन वैसे भी इख्तियारात की जंग में भी कहीं पीछे रह गए हैं और सिस्टम जो है वो बदल रहा है। क्या आप कहेंगे? मैं इससे डिसएग्री करता हूं। देखिए, अगर एक ऐसा एग्जीक्यूटिव जिसको 4.5 साल एहतसाब का कानून पास करने का वक्त नहीं मिला, लेकिन वजीर आज़म को बचाने के लिए 68 मिनट में जो तौहीन अदालत का कानून था उस इस तरह पास कराया गया कि मेंबरान कौमी असेंबली ने उसका एक लफ्ज भी पढ़ा नहीं। अब अगर ये अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए इस तरह पार्लियामेंट को मिसयूज करेंगे तो फिर मामला जो है वो चैलेंज होगा। अच्छा। जो पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामेंट ने जो ड्यू प्रोसेस के जरिए बहुत सारे कवानीन, दर्जनों कवानीन पास किए हैं, वो चैलेंज नहीं हुए, उनको अदलिया ने चैलेंज नहीं किया क्योंकि वहां एक ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया। जिस तरह आईनी तरमीम है उनमें चाहे उस वक्त जब वो पास हो रही थी वहां डिबेट नहीं हुई, लेकिन उनसे पहले 1.5 साल पार्टियों के अंदर डिबेट हुई, पूरा ड्यू प्रोसेस हो, पार्टियों ने एक दूसरे। अब अगर इसी तरह एग्जीक्यूटिव जो है, जब ये NICL में या OGDCL में या ओगरा में आज केस आया हुआ है कि ये अपनी मर्जी के लोग लगा रहे थे, उस वक्त तो कोई रकावट नहीं थी। तो अगर आप वाकई कॉम्पिटेंट और रीजनेबल लोगों को लगाते तो अदलिया तक मामला ना। मगर मैं खुर्रम साहब आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगी, मैं शैला के पास जाऊं कि फिर पार्लियामान की हैसियत क्या है, क्या कानून बनेंगे और इसी डाउन होंगे, गलत हों अच्छे हों, आइन की खालिक माँ पार्लियामेंट अगर बनाएगी तो फिर हमें सिस्टम पे तो बहस करनी पड़ेगी। शैला मगर सारा बात कर दूं, बड़ी बात यह है कि जुडिशियल रिव्यू बात मौजूद है कि ऐसे कवानीन जो पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक के खिलाफ है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह एक बुनियादी हक है कि पाकिस्तान के हर शहरी को कानून पर बराबरी का इतलाक होगा, अगर पार्लियामान की एक मेजोरिटी ऐसा कानून बनाती, इस तरह बनाएगी तो उन्होंने कहा कि ये लोग जो हैं इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगती, तो फिर अगर ऐसे कानून बनाए जाएंगे ये पार्लियामेंट में जो मेजोरिटी है उसको बात सोचनी चाहिए। अच्छा, फिर तो इस्तिस्ना के बारे में भी नहीं सोचेंगे तो फिर तक मामला जाएगा। अच्छा, ये तो फिर इस्तिस्ना के बारे में भी तो पीपल्स पार्टी का तो फिर यही मौक़िफ़ है। लेकिन शैला, सबसे बड़ी बात यह है कि पार्लियामान या इदारों के बीच जंग के अंदर पीपल्स पार्टी का मेन किरदार है। क्या आप ये समझती हैं कि अदलिया और बार बार आपके लोग जो आके अदलिया को मिलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे इदारे कमजोर हो रहे हैं, मजबूत तो नहीं हो रहे? फिर किस बात का शिकवा पीपल्स पार्टी इस वक्त कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि खुर्रम भाई ने कहा कि जमहूरियत आइन के तहत चलती है। बिल्कुल मैं मानती हूँ, क्योंकि डिक्टेटर को तो अदलिया कह देती है कि 3 साल तक आइन का जो हुलिया बिगाड़ना है बिगाड़ लो। तो बात यह है कि हमारे किसी सिटिंग मेंबर को तारिक अजीज या अख्तर रसूल की तरह डिस्क्वालीफाई किया गया? हमने तो कोई अटैक भी नहीं किया है। हम तो सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि आजकल नए नए तज्जिया निगार हैं, वो ये बात करते हैं कि अगर 2/3 मेजॉरिटी से कोई आइन में तब्दीली आती है तो फिर किसी को एतराज़ नहीं होता। तो फिर मैं ये अर्ज़ करना चाहती हूँ
کہ 18ਵੀं तरमीम यूनैनिमसली पास हुई थी।